नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z ई पाठशाला में। आज मेरे साथ में आप सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित बहुत ही अति महत्वपूर्ण संभावित प्रश्न को देखेंगे। आप मैक्सिमम इन सारे क्वेश्चन में देखेंगे कि यही से ही रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। कोई भी एग्ज़ाम्स अब उठा के देखेंगे, सब में आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन मिल जाएगा। तो फिर इस वीडियो को पूरा देखिएगा आप कंप्लीट। आपको जिसने पढ़ लिया है इस चैप्टर को, वो भी इसको देखे और क्वेश्चन को सॉल्व करे, जिससे उसको पता चले कि उसकी कितनी तैयारी हो गई है। साथ में जिन्होंने नहीं भी पढ़ा है वो इसको देख करके वो अच्छे से समझ सकते हैं कि उनको किस लेवल तक पढ़ना है और क्या क्या चीज़ें मोस्ट इम्पॉर्टेंट पूछी जाती हैं एग्ज़ाम्स में। तो शुरू करते हैं हम आज का लेक्चर। अपना पहला क्वेश्चन देखेंगे हम। यह भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? भाग 2, भाग 3, भाग 4 और भाग 5। RRB 2003 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। उत्तर है संघीय न्यायपालिका का उल्लेख भाग 5वें में है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी, भाग 5। अगला देखते हैं क्वेश्चन हमारा। दूसरा नंबर का क्वेश्चन क्या है? दूसरा नंबर का क्वेश्चन है संविधान के व्याख्याकार और संरक्षक कौन है? संविधान राष्ट्रपति है या संसद है या सर्वोच्च न्यायालय या भारत का महाअधिवक्ता? इसमें हमारा सर्वोच्च न्यायालय जो है वही हमारा संविधान का व्याख्याकार और संरक्षक कहा जाता है, क्योंकि कहीं पे भी व्याख्या की ज़रूरत पड़ती है तो हमारा सर्वोच्च न्यायालय ही संविधान की व्याख्या करता है, और कहीं पे भी संविधान का उल्लंघन ना हो इसकी भी रक्षा एक तरह से हमारा सर्वोच्च न्यायालय ही करता है। फिर देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारा तीसरा है, भारतीय संविधान की व्याख्या करने का मुख्य अधिकारी कौन है? लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति, अटॉर्नी जनरल या फिर सर्वोच्च न्यायालय? इसका आंसर होगा हमारा सर्वोच्च न्यायालय। आंसर नंबर डी, सर्वोच्च न्यायालय हमारे भारतीय संविधान की व्याख्या करने का मुख्य अधिकारी है। फिर अगला देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? रेगुलेटिंग अधिनियम 1773, चार्टर्ड अधिनियम 1853 या फिर भारतीय सरकार अधिनियम 1935 या भारतीय संविधान 1950? तो ये हो जाएगा हमारा रेगुलेटिंग अधिनियम 1773 के अंतर्गत भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई। इस चीज़ को बहुत अच्छे से याद रखिएगा, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ये UPPSC 1998 में आया भी हुआ है। फिर देखेंगे अगला हम पांचवा क्वेश्चन। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, कब हुई है? 1950 के संसद के एक अधिनियम द्वारा, भारतीय स्वाधीनता अधिनियम 1947 के अधीन या फिर भारत सरकार अधिनियम 1935 के अधीन, भारतीय संविधान के द्वारा? इनमें से हमें बताना है कि किसके अधीन ये इसकी स्थापना हुई थी। भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा इसकी स्थापना हुई थी। तो हमारा हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935, आंसर नंबर सी। फिर देखते हैं अगला, मूल रूप से संविधान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश की व्यवस्था थी? यह 6 थी या 7 थी या फिर 9 न्यायाधीश या फिर 12 न्यायाधीश? मूल रूप से संविधान में सर्वोच्च न्यायालय में 7 मुख्य न्यायाधीश की कितनी व्यवस्था थी। इस चीज़ को अच्छे से याद रखिएगा, ये भी बहुत बार बहुत से एग्जाम्स में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है, और वर्तमान वाला भी पूछा जाता है, तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन में वर्तमान पूछा गया है। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश का प्रावधान किया गया है? इसमें हमारा 20 है, 22 है, 25 है, 31 है, मतलब 30 है। ठीक, टोटल 31 है। अब इसमें 30 है। आप इसमें क्या बोल दिया गया? मुख्य न्यायाधीश के अलावा। ठीक, अगर कहीं कहीं पे सबका पूछते हैं टोटल, तो वहाँ पर 31 ऑप्शन दे रखा रहता है। ठीक, तो यहाँ पर हो गया हमारा 30 + 1 31, एक मुख्य न्यायाधीश हो गया। फिर अगला देखते हैं हम 8वां नंबर क्वेश्चन। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद या फिर विधि मंत्रालय? इसमें हमारा 4 ऑप्शन है हमारे, इसमें से बताना है कि किसके पास संख्या में वृद्धि करने का अधिकार है। अधिकार यह सिर्फ संसद के पास है। संसद ही उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कर सकती है। इस चीज़ को अच्छे से याद रखिएगा। 9वां क्वेश्चन देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों कि निम्न में से कौन सी अर्हता होनी चाहिए? वह किसी एक या अधिक उच्च न्यायालयों में लगातार कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो। वह किसी एक या अधिक उच्च न्यायालयों में लगातार 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो। सी ऑप्शन है वह एक परंपरागत विधिवेत्ता हो। डी ऑप्शन है उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसमें हमारा हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। ये सब अर्हताएँ नहीं हैं। ठीक,
10वां क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? 4 ऑप्शन है, लोकसभा का अध्यक्ष, राज्यसभा का अध्यक्ष, प्रधानमंत्री या फिर राष्ट्रपति। तो इनमें से हमारा राष्ट्रपति जो है वह उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। तो ये हो गया हमारा, इसको याद रखिएगा, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया एसएससी में, यूपीपीएससी में, यूपी ट्रिपल एससी में, आपको ये क्वेश्चन बहुत बार मिलेगा, आप उठा के पेपर देख सकते हैं। 11वां क्वेश्चन देखते हैं हम, भारतीय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद? अभी बताया आपको कौन करता है, राष्ट्रपति। ये एसएससी 2014 में ये भी क्वेश्चन आया हुआ था। फिर शुरू करेंगे आगे हम। वीडियो पसंद आ रही हो आपको अगर तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश या फिर राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति से भारत का मुख्य न्यायाधीश? सी ऑप्शन है हमारा राष्ट्रपति और डी ऑप्शन है हमारा भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राष्ट्रपति। तो इसमें हमारा हो जाएगा राष्ट्रपति करता है। भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। फिर देखेंगे हम अगला क्वेश्चन हमारा 13वां नंबर क्वेश्चन आता है। 13वां नंबर क्या है? 13वें में राष्ट्रपति सर्वोच्च, इसको थोड़ा इधर कर ले, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में किससे परामर्श करते हैं? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से, भारत के महान्यायवादी से या फिर भारत के विधि मंत्री से? इसमें सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश से सलाह करते हैं। वन में आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति किस देश की न्याय प्रणाली से प्रेरित है? ऑस्ट्रेलिया, कनाडा या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका? फिर डी ऑप्शन है फ्रांस। इसमें हमने आपको बता रखा है ये सारी चीज़ें, तो ये जो है फ्रांस से है, फ्रांस की न्याय प्रणाली से प्रेरित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम 15वां, भारतीय संविधान में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है? सर्वोच्च न्यायालय में, उच्च न्यायालय में, जनपद तथा सत्र न्यायालय में, इनमें से सभी? तो पूछा गया है तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान किन में है? तो तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। सर्वोच्च न्यायालय में भी, उच्च न्यायालय और जनपद सत्र न्यायालय सब में है। आगे देखेंगे हमारा 16वां क्वेश्चन देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति होती है जब कतिपय न्यायाधीश दीर्घकालीन अवकाश पर चले जाते हैं या फिर स्थायी नियुक्ति के लिए कोई उपलब्ध नहीं होता, न्यायालय के समक्ष लंबित वादों में असाधारण वृद्धि होती है, न्यायालय के किसी सत्र के लिए न्यायाधीशों का कोरम पूरा नहीं होता है। तो यह हो गया तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति हमारी डी। न्यायालय के किसी सत्र के लिए न्यायाधीशों का कोरम अगर नहीं पूरा होता है तब हमारे तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। अगला देखेंगे हमारा 17वां क्वेश्चन। 17 है, सर्वोच्च न्यायालय के तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन कर सकता है? राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राष्ट्रपति या फिर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश? अगला है हमारा ऑप्शन, राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त कर सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो हमारा डी ऑप्शन सही होगा। इसमें राष्ट्रपति की अनुमति से तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कर सकता है। अगले देखेंगे, इन सब चीज़ों को अच्छे से याद रखिएगा। अगर आप इस वीडियो को दोबारा देख लेंगे एक बार, चाहे तो फास्ट फॉरवर्ड करके देख लीजिएगा, आपको इससे बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। जो लोग नहीं पढ़ा है जिन्होंने, वो फिर देख रहे हैं तो वो पढ़ने के बाद एक बार देख लीजिएगा। जो पढ़ चुके हैं उनको अगर कोई भी डाउट होता है तो एक बार पढ़ लीजिएगा, फिर दोबारा देख लीजिएगा, तो उससे आपको इसका बेनिफिट पूरा तरह से मिल जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए? 20 वर्ष, 10 वर्ष, 8 वर्ष या फिर 25 वर्ष? 4 ऑप्शन है हमारे। तो इसमें हमारा एडवोकेट 10 वर्ष होना चाहिए। न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए उसे उच्च न्यायालय का एडवोकेट कम से कम 10 वर्ष के लिए होना चाहिए। फिर देखते हैं 19 नंबर हमारा, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कितने वर्ष की आयु तक पदधारी रहते हैं? ये 65 वर्ष तक, 60 वर्ष तक या फिर 62 वर्ष तक या 58 वर्ष तक? 4 ऑप्शन है हमारे। इसमें यह रहते हैं 65 वर्ष तक। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, आपको बहुत सारे एग्जाम्स में मिलेगा, तो इस चीज़ को तो एकदम याद रखिएगा, रट लीजिएगा एकदम अच्छे से, ठीक।
फिर आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा 20 नंबर का क्वेश्चन है। 20 नंबर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु है 65 वर्ष, 55 वर्ष, 60 वर्ष या 58 वर्ष। देखिए वही चीज़ है, पदधारी रहते हैं, मतलब कि यह 65 वर्ष तक सेवानिवृत्त होते हैं। उसके बाद तक देखिए कितनी बार क्वेश्चन आया हुआ है, यहाँ आया, फिर ये यहाँ आया, उसके बाद भी और बहुत सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन है सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश कितनी वर्ष आयु तक कार्यरत रहता है? 56 वर्ष तक, 58 वर्ष तक या 60 वर्ष तक, इनमें से कोई नहीं। देखिए आपको अच्छे से पता हो गया है, याद भी हो गया है कि 65 वर्ष तक, तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। आरआरबी 2005 में आया हुआ क्वेश्चन है। फिर आगे बढ़ेंगे हम, अगला देखेंगे 22 नंबर क्वेश्चन। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उसके पद से केवल किन प्रमाणित आधारों पर हटाया जा सकता है? कदाचार पर, असमर्थता पर, उपयुक्त दोनों पर या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें कदाचार और असमर्थता दोनों सही हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त दोनों। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कदाचार और असमर्थता के प्रमाणित आधारों पर संसद के किस तरह महाभियोग का प्रस्ताव पारित कर सकती है? ए ऑप्शन है संसद के दोनों सदन द्वारा अलग अलग अपने कुल सदस्यों का बहुमत प्रस्ताव द्वारा, संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग अपने कुल उपस्थित सदस्यों के बहुमत प्रस्ताव द्वारा। अगला ऑप्शन है संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग अपने कुल सदस्यों की संख्या के बहुमत तथा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत प्रस्ताव द्वारा। डी ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें हमारा होगा सी ऑप्शन, संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग कुल सदस्यों के प्रस्ताव द्वारा इसको किया जा सकता है, महाभियोग चलाया जाता है। ठीक, ये हो गया आपका। फिर 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव पारित हो जाने पर पदच्युति का आदेश कौन जारी कर सकता है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या फिर मंत्रिपरिषद। इसमें होगा हमारा बी ऑप्शन, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति आदेश जारी करेगा उनको पद छोड़ने के लिए। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के किस न्यायाधीश के विरुद्ध 11 मई 1993 को लोकसभा में लाया गया महाभियोग प्रस्ताव असफल रहा? न्यायमूर्ति कुलदीप सिंह, न्यायमूर्ति वीपी जीवन रेड्डी या फिर न्यायमूर्ति वी रामास्वामी, न्यायमूर्ति एस.पी. भरूचा। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा, न्यायमूर्ति वी रामास्वामी। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा 26 नंबर है। 26 नंबर है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को प्रतिमाह कितना वेतन मिलता है? 80,000, 90,000, 1 लाख या 1,10,000? इसमें ऑप्शन नंबर सी है 1 लाख, बाकी भत्ते और बहुत सारे होते हैं। ठीक, फिर हो गया 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों को प्रतिमाह कितना वेतन मिलता है? 80,000, 90,000, 1 लाख या फिर टी 1,10,000? इसमें हो गया हमारा बी ऑप्शन 90,000, बाकी अन्य बहुत सारे भत्ते मिलते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे 28 नंबर हमारा। जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद खाली हों तब उसके काम कौन करेगा? प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश या लोकसभा अध्यक्ष? ये भी बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। इसमें आंसर नंबर सी सही होगा, भारत के मुख्य न्यायाधीश करेंगे। इसको भी याद रखिएगा अच्छे से, हो सकता है कि आपके एग्ज़ाम में ये मिल जाए आपको। फिर आगे देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में काम किया है? जस्टिस एम हिदायतुल्लाह, जस्टिस मेहर चंद्र महाजन, जस्टिस पी.एन. भगवती, जस्टिस बी.के. मुखर्जी। इसमें हमारे जस्टिस एम हिदायतुल्लाह ने काम किया है राष्ट्रपति के रूप में। ये होगा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर 30 नंबर देखते हैं हम। सेवानिवृत्ति के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं केवल सर्वोच्च न्यायालय में, केवल उच्च न्यायालय में, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय दोनों में, किसी भी न्यायालय में नहीं। तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा डी, किसी भी न्यायालय में नहीं कर सकते वकालत। एक बार सेवानिवृत्ति के पश्चात वो किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते हैं। 31 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में वृद्धि करने का अधिकार किसे प्राप्त है? सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रपति, संसद या फिर मंत्रिपरिषद को? इसमें होगा हमारा आंसर नंबर सी, संसद को ही अधिकार प्राप्त है अधिकार क्षेत्र में वृद्धि करने का। फिर देखते हैं अगला हम 32वां क्वेश्चन। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायिक कामकाज के लिए किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? हिंदी, अंग्रेजी, हिंदी व अंग्रेजी दोनों, 8वीं अनुसूची में शामिल कोई भी भाषा। इसमें हमारा आंसर नंबर हो जाएगा बी, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायिक कामकाज के लिए अंग्रेजी भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। 33 नंबर देखते हैं।
सर्वोच्च न्यायालय किस संस्था का निरीक्षण कर सकता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल, संसद, अधीनस्थ न्यायालय या फिर निर्वाचन आयोग? इनमें से हमें बताना है कि कौन सा सही होगा। तो अधीनस्थ न्यायालय इसमें सही होगा कि सर्वोच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय का निरीक्षण कर सकता है। फिर देखते हैं 34 नंबर क्वेश्चन हमारा, भारत में न्यायपालिका है स्वतंत्र या फिर संसद के अधीन, राष्ट्रपति के अधीन या फिर प्रधानमंत्री के अधीन? तो हमारे यहाँ न्यायपालिका स्वतंत्र है। ये भी बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। फिर आगे देखते हैं, भारत में न्यायपालिका का स्वरूप है विकेंद्रीकृत, एकीकृत या सामूहिक या व्यवहारिक? इसमें हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, एकीकृत स्वरूप है हमारे यहाँ भारत के में न्यायपालिका का। फिर उसके बाद में देखते हैं अगला क्वेश्चन 36 नंबर, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद के मामले को किसको प्रस्तुत किया जाता है? मुख्य निर्वाचन आयोग, संसद, भारत का उच्चतम न्यायालय या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है कि भारत का उच्चतम न्यायालय के सामने राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद अगर पैदा होता है तो उसको सुलझाने का काम उच्चतम न्यायालय करता है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित चुनाव विवादों को सुलझाने का अधिकार उच्चतम न्यायालय को है। यह है उसका मौलिक अधिकार, ये ऑप्शन है। बी ऑप्शन है पुनर्वाहिक अधिकार, परामर्शी अधिकार या फिर बहुमुखी अधिकार? इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, मौलिक अधिकार है यह उच्चतम न्यायालय का विवाद को सुलझाने का। फिर देखते हैं हम 38 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रपति कानूनी मामलों में किससे परामर्श ले सकता है? न्याय मंत्री, महान्यायवादी, उच्च न्यायालय या फिर सर्वोच्च न्यायालय? इसका आंसर होगा हमारा सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेता है राष्ट्रपति कानूनी मामलों में। फिर देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, उच्चतम न्यायालय को परामर्शदात्री बनाया गया है अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 137 या फिर अनुच्छेद 143 में या अनुच्छेद 148 में? इसका आंसर नंबर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 143 में। एक वीडियो पड़ा हुआ है, आप देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में, उसमें आपको सभी अनुच्छेद के बारे में इम्पोर्टेंट बताया गया है, उनको पढ़ लेंगे। जितने ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम पूछे जाते हैं सभी के बारे में बता दिया गया है। 40 नंबर क्वेश्चन है, न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार किसे है? उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, राष्ट्रपति या लोकसभा को? इसमें हमारा आंसर नंबर बी सही होगा, उच्चतम न्यायालय को न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार है। फिर देखते हैं 41 नंबर, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति का प्रयोग किया जाता है केवल सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, बी सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय द्वारा या फिर भारत के क्षेत्र में सभी न्यायालयों द्वारा? डी ऑप्शन है हमारा भारत के राष्ट्रपति द्वारा। इसमें हमारा होगा ए आंसर, केवल सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक पुनरीक्षण या न्यायिक पुनर्विलोकन सब एक ही बात है, शक्ति का प्रयोग किया जाता है केवल सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। 42 क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के न्यायिक पुनरीक्षण का कार्य क्या क्या अर्थ है? स्वयं अपने निर्णय का पुनरीक्षण, देश में न्यायपालिका के कामकाज का पुनरीक्षण, कानूनों की संवैधानिक वैधता का पुनरीक्षण? और डी ऑप्शन है संविधान का आवधिक पुनरीक्षण। सी ऑप्शन होगा इसका, कानूनों की संवैधानिक वैधता का पुनरीक्षण। जैसे संसद ने कोई भी पास किया कानून, फिर उसके बाद पता चल रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय उसको पुनरीक्षण करता है कि ये किसी कानून का उल्लंघन तो नहीं कर रहा है, अगर करता है तो उसे वह निरस्त भी कर सकता है, यही मतलब है इसका। फिर देखेंगे 43 नंबर, न्यायिक पुनर्विलोकन का अर्थ है कि सर्वोच्च न्यायालय को सभी प्रकरण का पर अंतिम अधिकार प्राप्त है, राष्ट्रपति के विरुद्ध दोषारोपण कर सकता है, उच्च न्यायालय द्वारा निर्णीत प्रकरणों का समालोचन कर सकता है, किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। यही चीज़ें भी हमने आपको बताई कि वह किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है अगर वह देखता है कि इससे संविधान का उल्लंघन हो रहा है किसी का। फिर देखेंगे न्यायिक पुनर्विलोकन में न्यायालय को निम्नलिखित अधिकार प्राप्त हैं, यदि कोई कानून या आदेश संविधान के विपरीत हो तो उसे असंवैधानिक घोषित करना। तो इसका ऑप्शन नंबर यही होगा जाएगा ए, हमने आपको ये बार बार बता दिया अभी इसको स्टार्टिंग में ही। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन 45, न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था है केवल भारत में, केवल यूएसए में, के भारत और यूएसए में, और भारत केवल या यूके में? इन चारों में से हमें बताना है। तो इसमें भारत और यूएसए में है, इसको ये व्यवस्था हमारे यहाँ यूएसए से ही ली गई है। अगला देखते हैं क्वेश्चन हमारा है, केंद्र और राज्यों में के विवाद का समाधान करना सर्वोच्च न्यायालय के जिस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है वह है परामर्शदात्री या फिर अपीलीय, संवैधानिक या फिर प्रारंभिक? यह हमारे पास इसका आंसर होगा डी, प्रारंभिक। केंद्र और राज्य के विवादों का सर्वोच्च न्यायालय जिस क्षेत्राधिकार के अंदर आता है उसको प्रारंभिक अधिकार कहते हैं।
निम्नलिखित में से किस मामले को उच्च न्यायालय में प्रत्यक्ष रूप से दाखिल नहीं किया जा सकता है? दो अथवा अधिक राज्यों के बीच विवाद, मूल अधिकारों के अतिक्रमण के विरुद्ध मामला, किसी व्यक्ति की संपत्ति एक दूसरे द्वारा बलपूर्वक रद्दीकृत होने से, उपयुक्त ए और बी दोनों। इसमें हमारा होगा दो या अधिक राज्यों के बीच विवाद को प्रत्यक्ष रूप से दाखिल नहीं किया जा सकता है सर्वोच्च न्यायालय में। देखते हैं फिर आगे क्वेश्चन अगला हमारा क्या है। 48 नंबर, जनहित याचिका दायर की जा सकती है उच्च न्यायालय में, सर्वोच्च न्यायालय में, उपयुक्त दोनों में, इनमें से किसी में भी नहीं। तो इसका आंसर नंबर सी हो जाएगी। उच्च न्यायालय में भी PIL दाखिल की जा सकती है और सर्वोच्च न्यायालय में भी, दोनों में की जा सकती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 49, सर्वोच्च न्यायालय किस हटाने के लिए राष्ट्रपति से सिफारिश कर सकता है? मंत्रिपरिषद के किसी भी सदस्य को, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को, लोकसभा अध्यक्ष को, या फिर उपयुक्त सभी को। इनमें हमारे संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को हटाने की सिफारिश कर सकता है सर्वोच्च न्यायालय से। अब आगे देखते हैं हम 50 नंबर क्वेश्चन हमारा, सर्वोच्च न्यायालय कौन सा प्रलेख जारी नहीं कर सकता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, निषेधाज्ञा या प्रतिषेध या परमादेश। इसमें निषेधाज्ञा नहीं जारी कर सकता है कौन? सर्वोच्च न्यायालय। 51 नंबर क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय द्वारा परमादेश किसे जारी किया जाता है? किसी अधिकारी को सरकारी आदेश निभाने के लिए, प्रधानमंत्री को मंत्रिमंडल भंग करने के लिए, कंपनी को मजदूरी बढ़ाने के लिए, सरकार को कर्मचारी का वेतन देने के लिए। इन चारों में से बताना है। इसका आंसर नंबर ए सही होगा, किसी अधिकारी को सरकारी आदेश निभाने के लिए। फिर देखते हैं 52 नंबर है, निम्नलिखित में से उच्चतम न्यायालय की वह रिट आदेश कौन सा है जो किसी प्राधिकार को रद्द करने के लिए जारी किया जाता है? परमादेश रिट, उत्प्रेरण रिट, या फिर अधिकार प्रत्याशा रिट, या फिर बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसका आंसर नंबर हमारा अधिकार प्रत्याशा रिट होगा। ये सी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। फिर देखते हैं, लाभ का पद परिभाषित हुआ है संविधान द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, संघीय मंत्रिपरिषद द्वारा, या फिर संसद द्वारा। इसमें हमारा आंसर नंबर बी सही होगा, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा लाभ का पद परिभाषित हुआ है। 54 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में से किस मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वोत्तम संविधान के मौलिक लक्षण का सिद्धांत प्रतिपादित किया? गोरखनाथ बनाम पंजाब राज्य, केशवानंद बनाम केरल राज्य, मिनर्वा मिल बनाम भारतीय संघ, या फिर बामन बनाम भारतीय संघ। इसमें से हमारा ए ऑप्शन सही होगा, गोरखनाथ बनाम पंजाब राज्य। ये सारे जो हैं बहुत बार पूछे जाते हैं, इन चीज़ को हमेशा याद रखिएगा, बहुत बड़े बड़े जो केस रहते हैं उनको पूछा जाता है। तो ये हो गया। फिर देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवादों में सर्वोच्च न्यायालय को के अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है? अनुच्छेद 131, अनुच्छेद 132, अनुच्छेद 134A मिलाकर अनुच्छेद 132 को पढ़ना, अनुच्छेद 134A को मिलाकर अनुच्छेद 133 को पढ़ना। इनमें से हमारा होगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 134A को मिलाकर अनुच्छेद 133 को पढ़ना संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है। अगला 56 नंबर, केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने के लिए भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति आती है? इसकी परामर्श अधिकारिता के अंतर्गत, इसकी अपीलीय अधिकारिता के अंतर्गत, इसकी मूल अधिकारिता के अंतर्गत, इसकी संवैधानिक अधिकारिता के अंतर्गत। इसके मूल अधिकार के अंतर्गत आती है यह शक्ति। 1995 में पूछा गया है, उसके बाद भी बहुत से एग्जाम्स में पूछा गया है। भारत का उच्चतम न्यायालय कानूनी तथ्य के मामले में राष्ट्रपति को परामर्श देता है अपनी पहल पर, तभी जब वह ऐसे परामर्श के लिए कहता है, तभी जब मामला नागरिकों के मूलभूत अधिकारों से संबंधित हो, तभी जब मामला देश की एकता अखंडता के लिए खतरा पैदा करता हो। इसमें होगा हमारा बी ऑप्शन, जब मांगेंगे परामर्श, ऐसे के लिए परामर्श के लिए कहा जाएगा तभी वह अपनी कानूनी सलाह देगा। फिर 58 नंबर है, भारतीय मानव अधिकार आयोग के अधिनियम 1993 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा इस आयोग का अध्यक्ष बन सकता है? उच्चतम न्यायालय का कोई सेवारत न्यायाधीश, उच्च न्यायालय कोई सेवारत न्यायमूर्ति, केवल भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायमूर्ति, या फिर केवल उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायमूर्ति। इसमें होगा ऑप्शन नंबर सी, केवल भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायमूर्ति राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अधिनियम के अनुसार अध्यक्ष इस आयोग के बन सकते हैं। फिर देखेंगे 59, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया है? गोरखनाथ, या फिर
एक के गोपालन, केशवानंद भारती, मेनका गांधी। इनमें से हमें बताना है कि किस में किया गया। इसमें केशवानंद भारती केस में उच्चतम न्यायालय ने मूलभूत ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया है। 60 नंबर देखेंगे। किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि संसद को मूल अधिकारों में संशोधन करने की शक्ति प्राप्त है, वह संविधान के मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती। केशवानंद भारती वाद या गोलकनाथ वाद या गोपालन वाद या मिनर्वा वाद। इसमें ए ऑप्शन सही होगा, केशवानंद भारती वाद में देखा है। फिर अगला है 61। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हीरालाल जे कनिया, के एन वांचू, एस एस सिकरी, वाई वी चंद्रचूड़। इसमें हमारा ए ऑप्शन सही होगा, हीरालाल जे कनिया। फिर 62 देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सर्वाधिक लंबी अवधि तक कौन पदस्थ रहा? हीरालाल जे कनिया, के एन वांचू, एस एस सीकरी, वाई वी चंद्रचूड़। इनमें से ऑप्शन नंबर डी सही होगा, वाई वी चंद्रचूड़ सबसे ज़्यादा लंबी अवधि तक पदस्थ रहे। फिर उसके बाद देखेंगे 63। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सबसे कम समय तक कौन आसीन रहा? पी बी गजेंद्र गढ़कर, के सुब्बा राव, कमल नारायण सिंह, एम एच बेग। इनमें से हमें बताना है कि कौन सबसे कम तक समय तक रहा है। इसमें हमारे कमल नारायण सिंह सबसे कम समय के लिए इस पद पर आसीन रहे। फिर 64 नंबर है हमारा। सर्वोच्च न्यायालय के किस मुख्य न्यायाधीश ने 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया? इसमें हमारा के एन वांचू। ये क्वेश्चन एक बार आपको इससे पहले बताया था, एच एम हिदायतुल्लाह। इस दूसरी तरीके से ये क्वेश्चन पूछा गया था कि उसमें कहा गया था कि कौन राष्ट्रपति का पद किसने संभाला है। ये अब इसमें डेट बता दी गई, तो एक ही तो हैं, उन्होंने ही संभाला है। फिर देखते हैं 65। वर्ष 1973 में सर्वोच्च न्यायालय के किस मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के समय प्रस्थागत वरिष्ठता के सिद्धांत को पहली बार त्यागा गया? एम ए एन रे, एच एम बेग, पी एन भगवती या फिर एस एस सीकरी। इसमें हमारा आंसर नंबर ए होगा, ए एन रे के समय पर। फिर देखेंगे 66 हमारा। निम्नलिखित में से उच्चतम न्यायालय की सबसे पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? सुनंदा भंडारे या फिर लीला सेठ या फातिमा बीवी या इंदिरा जय सिंह। ये बहुत बार ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें हमारा फातिमा बीवी आंसर नंबर सी सही होगा, इसका पहली महिला न्यायाधीश थी। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे प्राप्त है? लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया या फिर सर्वोच्च न्यायालय। तो इसका आंसर नंबर टी सही होगा। फिर देखते हैं 68 नंबर। निम्नलिखित में से किसके मामले उच्च न्यायालय व उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता में आते हैं? केंद्र और राज्यों के बीच विवाद, राज्यों के परस्पर विवाद, मूल अधिकारों का संरक्षण, संविधान के उल्लंघन से संरक्षण। इसमें हमारा आंसर नंबर सी सही होगा, मूल अधिकारों का संरक्षण। फिर देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारा। उच्चतम न्यायालय की परामर्श अधिकारिता के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उच्चतम न्यायालय के लिए यह बाध्यकारी है कि वह राष्ट्रपति द्वारा निर्देशित किसी भी मामले में अपना मत व्यक्त करे। परामर्शी अधिकारिता शक्ति के अधीन प्राप्त किसी निर्देश पर उच्चतम न्यायालय की पूर्ण पीठ सुनवाई करती है। परामर्शी अधिकारिता के अधीन प्राप्त निर्देश पर व्यक्त किया हुआ उच्चतम न्यायालय पर मत सरकार पर बाध्यकारी नहीं होता है। उच्चतम न्यायालय को उसकी परामर्श अधिकारिता की शक्ति के अधीन एक बार में केवल एक ही निर्देश भेजा जा सकता है। इसमें हमारा कौन सा सही होगा? इसमें हमारा केवल दूसरा और तीसरा सही है। तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। दूसरा और तीसरा ये दोनों बातें सही हैं। फिर देखेंगे 70 नंबर क्वेश्चन। कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान प्रदान करता है? अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 129 और अनुच्छेद 143। इसमें अनुच्छेद 129 जो है वह अभिलेख न्यायालय का स्थान प्रदान करता है। 71 देखेंगे। जब राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तब भारत के राष्ट्रपति पद पर कौन होता है? प्रधानमंत्री, भारत का मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें होगा हमारा बी ऑप्शन, भारत के मुख्य न्यायाधीश। 72 नंबर। परामर्शदायी अधिकार के क्षेत्र के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय किसी विधि के प्रश्न या जनता के लिए विशेष महत्व के तत्व पर परामर्श देता है जो उसे भेजा जाए।
ए ऑप्शन है संघीय विधि मंत्री द्वारा, बी है किसी भी उच्च न्यायालय द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, या फिर डी ऑप्शन है हमारा राष्ट्रपति द्वारा। इसमें हमारा आंसर नंबर डी सही होगा, राष्ट्रपति द्वारा। 73 नंबर है, जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा PIL लाया जाता है तब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे? AM हिदायतुल्ला, AM अहमदी, AS आनंद या PN भगवती। इन चारों में से बताना है हमारा कौन सा सही है। इसमें डी ऑप्शन सही है, PN भगवती थे जब PIL लाया गया। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए? में 10 वर्ष तक रहना चाहिए, बता दिया आपको पहले ही। फिर 75 नंबर क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाए जा सकते हैं। CBI की जांच पर, भारत के मुख्य न्यायाधीश की जांच पर, भारत की एक बार काउंसिल की रिपोर्ट पर, संसद में महाभियोग का प्रस्ताव पारित होने पर। इसमें हमारा होगा डी ऑप्शन, संसद में महाभियोग प्रस्ताव पास होने पर ही सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। फिर देखेंगे 76 नंबर, भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार किसके पास होता है? यह हमने पहले भी बताया था आपको कि यह भारत की संसद के पास होता है। 77 हमारा, भारत के उच्चतम न्यायालय को केवल प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है, केवल अपीलीय अधिकार है, केवल या फिर प्रारंभिक अपीलीय दोनों अधिकार हैं, क्षेत्राधिकार हैं, या फिर हमारा प्रारंभिक अपीलीय और परामर्शदायी क्षेत्राधिकार है। इन चारों में से हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा कि प्रारंभिक और अपीलीय और परामर्शदायी क्षेत्राधिकार सभी हैं भारत के उच्चतम न्यायालय को। डी। फिर देखेंगे अगला ऑप्शन हमारा, भारत के किस संवैधानिक पद पर कोई महिला नहीं रही है? उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, मुख्य चयन आयुक्त और लोकसभा अध्यक्ष। इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ए, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पर नहीं रही है अभी तक कोई भी महिला, और अब हो सकता है इस बार हो जाए, उम्मीद है। फिर आगे देखेंगे हम अगला क्वेश्चन, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? 62, 65 या फिर 68 वर्ष या फिर 70 वर्ष। तो इसमें हमारा आंसर नंबर बी सही है कि 65 वर्ष। फिर अगला देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के जजों का वेतन किस किस से आधारित होता है? सहायक अनुदान, आकस्मिक निधि, संचित निधि या लोक लेखा। इसमें हमारा सी ऑप्शन सही होगा, संचित निधि से होता है। आखिरी क्वेश्चन है, हम देखते हैं अपना, निम्नलिखित में से कौन से उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता में आते हैं? भारत सरकार तथा एक या अधिक राज्यों के बीच विवाद, संसद के किसी भी सदन या राज्य विधानमंडल में हुए चुनाव पर विवाद, भारत सरकार तथा किसी संघ राज्य क्षेत्र के बीच का विवाद, दो या अधिक राज्यों के बीच का विवाद। निम्नलिखित में से बताना है कि कौन सा कूट सही होगा। इसमें हमारा ए सही है और फोर्थ सही है, दो या अधिक राज्यों के बीच विवाद, और भारत सरकार या एक या अधिक राज्यों के विवाद को सुलझाता है आरंभिकता के अंतर्गत। तो इसमें हमारा आंसर नंबर हो जाएगा सी सही। ये हो गया सी आंसर इसका। ये थे आपके बहुत ही इम्पोर्टेंट सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित प्रश्न। इनसे बाहर ज़्यादातर मैक्सिमम कभी भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, मैक्सिमम चांसेस तो यही रहते हैं। आगे मिलेंगे हम आपको अगले वीडियो में, जिसमें आपको फिर उच्च न्यायालय के बारे में बताते हैं, सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट। जब तक के लिए वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, और शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।